इसी के ऊपर चर्चा होनी है। तो ये बहुत अच्छा वीडियो है जो कि एक कॉम्प्लायंस वे में बनाया गया है, किसी एमसी ने बनाया है, तो डीएसपी का बना हुआ है, तो इट्स वेरी बोनाफाइड। Risk profiling is a process that helps you identify the optimal level of risk that is just right for you as an investor. Your risk appetite is best understood after taking into account your risk-taking ability, your willingness to take risks, and the risk you will need to take to achieve your financial goals. इसी को टीसीजी कहते हैं। टीसीजी जो ये लोग बोलते हैं, तो टीसीजी इज टॉलरेंस, मतलब एबिलिटी टू टेक रिस्क। सी इज कैपेसिटी यानी विलिंगनेस, एंड रिक्वायर्ड रिस्क इज ऑब्जेक्टिव, मतलब लेना है कि नहीं लेना है। तो किसी को लखनऊ से दिल्ली पहुंचना है और 3 ही घंटे में पहुंचना है तो उसका रिक्वायर्ड रिस्क इज वेरी हाई, क्योंकि उसको 3 ही घंटे में पहुंचना है, तो ऑब्वियसली हाई स्पीड पे चलना पड़ेगा, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और विलिंगनेस टू टेक रिस्क उसकी बिल्कुल 0 है, तो उसका यहाँ पे स्कोर हुआ 10 आउट ऑफ 10, यहाँ 10 आउट ऑफ मतलब 0 आउट ऑफ 10। और यहाँ एबिलिटी हो सकता है उसके पास है या नहीं है, वो भी इग्नोर कर दो। तो इसका स्कोर 10 हुआ, लेकिन दूसरे तरफ एक आदमी को रिस्क भी लेना है और एबिलिटी भी है उसके पास, उसकी टॉलरेंस भी है, तो उसका स्कोर 20 हो गया। किसी आदमी के पास तीनों हैं तो 30 हो गया। तो किसका क्या स्कोर होगा, ये स्कोर सवालों के घेरे से निकलता है, तो वही ये बताने जा रहा है। तो एक कस्टमर को ये वीडियो दिया गया है, तो अगर आप रेगुलेटर से पूछने जाते हो कि मुझे बताइए कि मेरा रिस्क प्रोफाइल बनाने का तरीका क्या होगा, प्रोसेस क्या, रेगुलेटर यही वीडियो जो कि आईपी के तहत यूज किया जाता है ये आपको दे देगा। तो ये आईपी बेस्ड वीडियो है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम का, फिर से देख लीजिए। Let us understand these factors some more. Your ability to take risks, also called your risk capacity, includes factors that determine how much risk you can take at a given point of time in your life. These could include your age, your current income, number of dependents, etc. तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइलिंग फॉर्म बना रहे हो या आप कैप्चर करना चाहते हो, तो सबके अपने अपने सवाल हो सकते हैं, बट जो आपका सवाल है उसका जो फॉर्म एरिया है वो इसी तरह का बनेगा। तो कैपेसिटी जानने के लिए आपको ये 5 सवाल पे लेना पड़ेगा आंसर टू जज द कैपेसिटी। अतुल, एक बार मुझे हेल्प कर दोगे कि सब आवाज आ रही है, खोल के बता दोगे आवाज? और आ रही है। वीडियो की भी आ रही है ना, सब ओके भी आ रही है? ठीक है। तो अब अगर आपको कैपेसिटी जज करनी है, तो अब आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, मान लो आप इन्वेस्टवेल यूज करते हो, तो आपको इन्वेस्टवेल में जो क्वेश्चंस बनाने हैं वो उसका फर्स्ट पार्ट। तो अब मैंने देखा बहुत सारे लोग इन्वेस्टवेल में 10-10 सेक्शन बनाए हुए हैं, वो गलत है, वैसे नहीं बनाना है आपको। आपके पास तीन ही सेक्शन होने चाहिए, एक सेक्शन के अंदर सब सेक्शन होगा। तो रिस्क कैपेसिटी के ये क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट ले लो, या यही वीडियो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, आप लोग देख के बना लो। तो ये क्वेश्चंस आपको वहां सेट करने चाहिए। जो फिंसिस यूजर है उनको भी यही क्वेश्चंस बनाने चाहिए, जो फिजिकल यूजर हैं उनको भी यही क्वेश्चंस बनाने चाहिए। तो क्वेश्चंस अपने कॉमन कर लो ताकि आपको कैपेसिटी पहचानना इजी हो जाए। आप कहते हो नहीं मेरे को इतने में नहीं समझ आ रहा है उसकी कैपेसिटी, में और सवाल पूछूंगा, तो भाई कोई मनाही नहीं है, पूछ लो और 10 सवाल और पूछ लो, लेकिन क्या कंक्लूजन निकालोगे वो देख लो। अब जैसे यहाँ पे एज, तो एज सबसे इजी है, 50 साल के नीचे, 50 से 60, 60 से 70 और 70 अबव, चार एज ग्रुप होता है। तो एज जहां गिरा 50 के नीचे, उसको दे देना वेटेज, इस वाले आंसर को हाई वेटेज दे देना कि भैया इसका मतलब 50 के नीचे है, इसका मतलब इसकी रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है। एनुअल इनकम, अब अगर किसी का एज 50 के नीचे है और एनुअल इनकम कम है, कम का मतलब क्या होता है, कम का मतलब होता है 0, लेकिन 2 लाख कम नहीं है, 5 लाख कम नहीं है, 1 लाख कम नहीं है। इनकम तो इनकम है ना, जिसके पास 2 लाख है बेचारा 200 रुपए की एसआईपी करेगा, लेकिन करेगा तो जरूरी। तो इसलिए इनकम से कोई जजमेंट नहीं निकलता, इनकम से बस एक ही जजमेंट निकलता है कि इनकम है या नहीं है। तो नो इनकम और इनकम, दैट इज इंपॉर्टेंट। बाकी कोई रेटिंग मत करने लगेगा कि उसके पास 2 करोड़ है तो कैपेसिटी ज्यादा है, ऐसा नहीं है। जिसके पास 2 करोड़ है वो
वो पैसा को बचाना चाहेगा, वो काहे को जुआ खेलेगा। जिसके पास 100 करोड़ है उसके लिए प्रिजर्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ है ही नहीं इंपॉर्टेंट, वो तो लिक्विड फंड में ही पैसा रखना चाहेगा। तो ये मत सोचिए कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो इक्विटी में आ जाएगा, बल्कि उल्टा है, जिसके पास कम पैसा हो सकता है वो इक्विटी का रिस्क लेना चाहे, क्योंकि उसकी मंजिल दूर रहे, मतलब उसको पैसा जल्दी चाहिए, ज्यादा चाहिए, कम लगा के चाहिए। तो ये सब तय करने का क्राइटेरिया आपको पढ़ना पड़ता है। एक्यूमुलेटेड वेल्थ जिसके पास ज्यादा है उसके पास कैपेसिटी ज्यादा है रिस्क लेने की। नंबर ऑफ डिपेंडेंट जिसके पास ज्यादा है उसके पास लेस कैपेसिटी है। जॉब सिक्योरिटी स्टेबल या अनस्टेबल, स्टेबल है तो रिस्क ज्यादा ले सकता है, नहीं है तो नहीं ले सकता। Your willingness to take risk, also called your risk tolerance, indicates your emotional tolerance towards the ups and downs in the market and towards risk taking in general. This is essentially a psychological characteristic. Required risk. तो जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है उसके लिए दो ही सवाल है। एक, उसको ग्राफ दिखाना होता है आपको फोटो पे कि ये वाला ग्राफ देखिए, आपको एक्सेप्टेबल है आपकी जिंदगी में आपका प्रोडक्ट इस तरह से बढ़े, तो वो ग्राफ वोलेटाइल वाला दिखा दो, और नीचे बोलो यस और नो, नॉट एक्सेप्टेबल, समवॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। और तीसरा वाला उसमें उसको पूछ लो सीधा सीधी कि तेरा सडनली एक दिन 10% मार्केट गिर जाए तो कैसा फील होगा तुम्हें। तो इमोशनल साइकोलॉजी क्वेश्चन डाल के आपको पूछना पड़ेगा यहाँ पे। Is a mathematical calculation under a set of assumptions that helps you understand the level of risk you will need to take to achieve your financial goals. Some experts may consider required risk to be a part of an individual's risk capacity, which is essentially a financial characteristic. Your risk profile will help you identify the right asset allocation, which decides what proportion of your investments should be invested in various asset classes. तो ये जो एसेट क्लास बेस्ड है ये आपका वेबसाइट पे लिखा होना चाहिए। तो अगर आपने किसी को बताया हुआ है कि मैं अपने इस रिस्क कैटेगरी को ये देता हूं, तो उसके बियॉन्ड हर चीज अनसूटेबल हो जाएगा। तो आपको ये सोच समझ के बनाना है। एसेट क्लास के बजाय कुछ लोग सब एसेट क्लास पे बनाते हैं, जैसे हम लोग सब एसेट क्लास पे बनाते हैं। मैं एसेट क्लास पे काम नहीं करता हूं, मैं सीधे सीधे स्मॉल कैप मिड कैप का बंटवारा दिखाता हूं कि स्मॉल में इतना दूंगा, तुम्हें मिड में इतना दूंगा, तुम्हें थीमेटिक इतने दूंगा, तुम्हें इनकम फंड इतना दूंगा, तुम्हें लिक्विड इतना दूंगा। तो एसेट एलोकेशन ब्रॉडर वाला जो है ये बड़ी खतरनाक है, इसमें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको, क्योंकि अगर आपने इक्विटी 30% दी और 70 साल के आदमी वाले को स्मॉल कैप दे दी उसी के अंदर, तो वो अनसूटेबल ऐसे ही बन गया, लेकिन आपके रूल के हिसाब से नॉन सूटेबल मतलब सूटेबल बन गया, तो बाद में से भी चिट्ठी में फंसोगे। तो इसलिए एसेट एलोकेशन बेस्ड मत करना अपना बंटवारा, अपने जो भी प्रोफाइल को बांटना सब एसेट एलोकेशन में बांटना, तभी आपकी वो सूटेबिलिटी सही से मैच करेगी। Based on a comprehensive assessment of risk profile after considering all the factors mentioned earlier, an investor may fall in one of these categories on the spectrum, which range from low risk, which would favor a portfolio predominantly debt-oriented, to high risk, which would mean a large proportion of equity investments. तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं ये पांचों रिस्क कैटेगरी में कस्टमर को बांटूं, या 3 में बांटूं, या 2 में बांटूं, 4 में बांटूं, कोई मतलब नहीं है सरकार को। वो कहती है कि आप लो रिस्क तो रखोगे, हाई रिस्क रखोगे, बीच में ये 3 रखना है रखो, 1 रखना है 1 रखो, 2 रखना है 2 रखो। तो जैसे लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, एग्रेसिव एंड वेरी एग्रेसिव, या फिर ये वाले 5 कैटेगरी, जिसको जो सूट करता है या जिसके सॉफ्टवेयर वेंडर ने कैटेगराइजेशन जिस तरह से बनाई है आप उसको ही फॉलो कर सकते हो। ये कोई जिद नहीं है ये 4 हो, बस लो और हाई तो होना ही है, यानी एक फर्स्ट एंड एक लास्ट एंड। बीच में जो आपको रखना है, 3 सब डिवीजन करने, 2 सब डिवीजन करने, करना ही नहीं है तो वो भी आपकी मर्जी है। तो फिर आप अकॉर्डिंगली अपने एसेट एलोकेशन बांट सकते हो। When you're looking for investment options, you should match the risk they could expose you to with your own risk appetite. There could also be instances where there is a mismatch in your risk capacity and risk tolerance, where you might have the capacity to take more risk but are unwilling to do so, or vice versa. So if you don't assess your risk profile comprehensively before you invest actively, you may end up being uncomfortable with your investments. For instance, despite being able to or being comfortable with taking on a higher level of risk, you may have ये जो शीट में दिखा रहा हूं, ये इन्वेस्टमेंट गोल शीट होती है जो रिस्क प्रोफाइल शीट के साथ देना अच्छा कहलाता है। बट अगर आपका ऐसा कुछ बना हुआ है, आपने अपने एसेट क्लास के बंटवारे बना रखे हैं, और जब किसी का गोल शीट बनाते हो
तो आजकल तो डिजिटल जमाना है, तो आप डिजिटली भी ये बनवा सकते हो अपने वेबसाइट पे। अगर आपके वेंडर से आप बोल के कि मेरा एक अलग बना दो, या आपके वेबसाइट पे जनरली होता ही है, आजकल हर सॉफ्टवेयर कंपनी अपने अपने गोल बनाने के आपको टूल्स देती ही है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो लोग फिजिकल धंधा करते हैं उनको इस तरह का सुंदर सा कार्ड छपवा लेना चाहिए, क्लाइंट के आने पे उसके स्टेपल करके उसकी फोल्डर में लगा देना चाहिए क्लाइंट के। तो वो आपकी मर्जी है, आप डिजिटल करते हो फिजिकल करते हो, दोनों करते हो। बट ये जब ऑडिटर आता है तो आपसे गोल्ड शीट का लॉग मांगता है कि आपने जब रिस्क प्रोफाइल किया होगा तो रिस्क प्रोफाइल का जो आपने लॉग बनाया है, अभी हम दिखाते हैं वो लॉग कैसे पूछते हैं, तो उसमें ये काम आता है आपको। Invested in a risk-averse manner, this would eventually make you feel unhappy as you will not be satisfied with the returns generated by your investments. To assess your risk profile, there are a number of tools and questionnaires that you can use, some of which are available online. And if you would like professional help, you can also... चलिए, तो ये वीडियो था, मैंने ये वीडियो दिखा दिया आपको। अब हम चलते हैं मेन अपने थीम पे। तो कल का हमारा जो चैप्टर था, कल का चैप्टर यहाँ पे था, तो हम लोगों ने यहाँ पे एंड किया था सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्लियरली ये बात तो बहुत अच्छे से अब पूरी टीम समझ गई है, सब लोगों ने एग्जीक्यूशन और एडवाइजरी और बोथ का पूरा हवाला समझ लिया है। तो मैं ये एज्यूम करके आगे बढ़ रहा हूँ कि यहाँ कोई डिस्कशन की कोई ज़रूरत नहीं है। 2.2 सबसे इम्पोर्टेंट है आज का टॉपिक, और आज वाला जो वेबिनार नहीं है, ये मीटिंग है। तो मीटिंग में कोई भी आदमी कभी भी बोल सकता है, अपना अनम्यूट करके बोल सकता है, तो इसलिए कोई झंझट नहीं है, ठीक है। सो आप कोई भी क्वेश्चन बीच में भी पूछ देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो प्लीज एक्सप्लेन योर प्रोसेस, ये है 2.2, जहां हमें आंसर देना है कि आपका प्रोसेस फॉर सिलेक्शन और रिकमेंडिंग अ म्यूचुअल फंड स्कीम क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। मतलब ध्यान से का मेरा मतलब है कि आप जो भी कर रहे हो उससे मैच कर लीजिएगा, आप अपना अच्छा कर ही रहे होगे। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि मेरा कोई डिस्क्लेमर ये है कि इट इज नॉट दैट यही होना है, मैं सिर्फ गाइडेंस दे रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ ऑन बेसिस ऑफ माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस समहाउ विद द रेगुलेटर। तो आपको जो भी यहाँ पे दे रहा हूँ वो सोच लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है। प्लीज एक्सप्लेन योर प्रोसेस फॉर सिलेक्शन and recommending a mutual fund scheme based on the customer objective and risk profile। अब आपका सवाल क्या है, ये नहीं है कि खाली आप रिस्क प्रोफाइल कैसे बनाते हो वो बताओ, कह रहा है सिलेक्शन कैसे करते हो स्कीम का। सवाल ही बिल्कुल अलग है। तो ये सवाल का जो जवाब बनेगा एनेक्सर में बनेगा, ये कोई पैराग्राफ में नहीं लिख पाओगे आप। इसको कहते हैं SOP। तो क्या कहते हैं SOP? तो सबसे इंपॉर्टेंट है SOP ऑफ स्कीम सिलेक्शन। नाउ ये भी क्यों चाहती है, अगर आप मुझसे पूछो कि अविनेश जी 10 साल बाद क्या होगा ये DDQ का, तो जितने लोगों के DDQ के ये सब चीज भरे जाएंगे, यही बनेगा आपके लिए एजेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया। या फिर क्लाइंट जब चुनेगा, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देखेगा, तो उसको ये सब मिलेगा कि अच्छा मेरे इस डिस्ट्रीब्यूटर का SOP ये है। SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर। और मान लो मुझे आपके स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर में दिखता है कि मेरे यहाँ लिखा हुआ है कि जो भी ग्राहक आएगा सबको मैं उठा के हाई रिस्क फंड ही दूंगा, हाई बीटा फंड दूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दैट इज SOP। और दूसरे जगह SOP में लिखा है कि दोस्तों मेरा अप्रोच है कि मैं अपने कस्टमर को प्रोटेक्शन दूंगा, मैं पूंजी गिरने नहीं दूंगा, कोशिश करूंगा कि लीस्ट रिटर्न मतलब लीस्ट फॉल पे ज्यादा रिटर्न आए। तो मैं दोस्तों शार्प रेशियो पे काम करता हूं, यानी कि रिस्क रिवार्ड पे काम करता हूं। तीसरे ने लिखा है कि मैं अपने क्लाइंटों को स्टैंडर्ड डेविएशन से बांटता हूं, मैं रिस्क उनके हिसाब से लेता हूं जो उनकी एज है, बिकॉज रिस्क इज द रिवार्ड, अगर रिस्क लूंगा तो रिवार्ड आएगा। दोस्तों सब लोग अपना अपना SOP का भाषण देंगे अलग अलग। तो जो SOP भाषण होता है, जो SOP का लेक्चर होता है, आजकल तो चैट GPT है, आप उसको कह सकते हो कि मेरे लिए एक बेहतर SOP लिख दो। तो मान लो मैं अभी चैट GPT को बोलने जा रहा हूँ और बोलता हूँ, या जेमिनाई को बोलता हूँ कि मेरे लिए एक SOP लिख दो। तो मान लो मैं जेमिनाई को जाता हूँ, तो SOP का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, मैं फिर भी आपको यहाँ पे लिख देता हूँ और इसे कहता हूँ I am a
फाइनेंशियल, ये डिस्ट्रीब्यूटर वर्ड नहीं समझेगा तो मैं इसको फाइनेंशियल एडवाइजर ही बोल रहा हूँ. आई एम ए फाइनेंशियल एडवाइजर एंड वांट टू राइट एन SOP for addressing the regulators क्वेश्चन. अब रेगुलेटर का क्वेश्चन क्या है ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ. सो मैं बेसिकली ऑन द टूल साइड मैं जनरली इसको एक गाइडेड लर्निंग की तरह दे दे रहा हूँ ताकि ये कल को भी मुझे यूज़ करके बता पाए. और मैं थोड़ा इसको थिंकिंग मोड में कह रहा हूँ, मुझे देख के बताओ. और फाइनली ये मुझे आंसर दे रहा है. तो लिखे हुए SOP सभी के पास मिल जाएंगे, लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीका अगर DFDA के सारे ग्रुप अपना ले कि हम लोग सब अपनी अपनी SOPs अपने वेबसाइट पे एक ही तरह का लिखेंगे, सब लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना ले तो एक अच्छा दिखाई देगा मार्केट में. तो दैट इज व्हाट वी शुड इंटेंड फॉर. हम लोग जो भी बनाए कॉमन सा बना लें, सब लोग अपने अपने साइट पे अपना SOP लिखा करें और उसको डिटेल में दें. तो जब हम SOP लिखेंगे अब ये आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है. पहले आपसे पूछ रहा है क्लाइंट का प्रोफाइल क्या होता है, कैसे जज करते हो, फॉर्मूला क्या है. तो अब जैसे जैसे देते जाएंगे हम वो आंसर देता जाएगा. तो चलो आज का टॉपिक ये नहीं है कि हम AI कैसे यूज करेंगे, आज का टॉपिक है कि हम डालेंगे क्या. तो मैं उस पर आ रहा हूँ. रेफरेंस मैंने दे दिया कि हमको SOP बनाने के लिए यूज करना है चाहे ChatGPT चाहे जेमिनी, तो बेटर लिख सकोगे. और करना क्या है उस पे मुद्दे पे आते हैं. करना ये है कि ये कह रहा है कि भाई सिलेक्शन ऑफ MF, तो सिलेक्शन MF तो तब करेंगे ना जब रिस्क प्रोफाइल कर लेंगे. रिस्क प्रोफाइल का चैप्टर तो एकदम क्लियर कट हो गया. फिर भी मैं उसको एक फाइनल टच दे रहा हूँ वीडियो देखने के बाद कि सबसे पहले किसी भी SOP का पार्ट क्या होता है. स्टेप वन जो आप लिखोगे कि आइडेंटिफिकेशन और कैटेगराइजेशन. कैटेगराइजेशन का मतलब है बांटना, अपने हर ग्राहक को बांटना. तो जब आप ग्राहक को बांटोगे किसी भी स्लैब में, सो दैट प्रोसेस इज द फर्स्ट प्रोसेस. तो आइडेंटिफिकेशन और कैटेगराइजेशन ऑफ इन्वेस्टर्स. तो एक तरह से क्या है कि आपके पास 1000-10,000 ग्राहक आ रहे हैं, आए जा रहे हैं. आपको करना क्या है, सबके माथे पे एक तो स्टैंप लगाना है. स्टैंप लगा के उसे भेज देना है. चलिए साहब आप इधर वाले हो, आप इस तरफ, आप इस तरफ. तो वो ग्रुपिंग का ऑडिटर चाहता है कि एक प्रिंट आउट मिल जाए. जैसे वो आपके घर आता है वो कहता है भैया मुझे जरा प्रिंट आउट दे देंगे आपके रिस्क कैटेगराइजेशन के. तो अक्सर DDQ देते समय, प्रोवाइड करते समय लोग वो शीट नहीं दे पाते हैं. वो शीट बहुत सिंपल सी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में होनी चाहिए. मेरे हैं 10,000 ग्राहक, उसमें से 6,000 हैं वेरी हाई रिस्क, 3,000 हैं मॉडरेट, 2,000 हैं ये, है ना. दैट प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसको हम कह रहे हैं चार्ट वाइज प्रेजेंटेशन. अब ये कहाँ होता है, अगेन जितने अच्छे सॉफ्टवेयर कंपनियां आप यूज करते हो सभी में होता है. मैं फिर एक डिस्क्लेमर भी दे दूं, नो बायसनेस. हर सॉफ्टवेयर कंपनी के पास अच्छी अच्छी टूल्स हैं. मेरे किसी भी प्रेजेंटेशन में ये मत समझना कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये वहां नहीं है यहाँ नहीं है ना. क्योंकि कल भी मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपके सॉफ्टवेयर में ये है, आपके, वो मत पूछो. वो सवाल के लिए ये सेशन नहीं हो रहा. DDQ का ये पूरा लेसन जो भी हम करने जा रहे हैं
हम जो जहां है, जिसके पास जो है, उसी स्टेज में करने जा रहे हैं। इसका कोई मकसद नहीं होना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर छोड़ दो, सॉफ्टवेयर में आ जाओ। तो प्लीज मेरे इस पूरे सेशन को उस बात से दूर रखा जाए ताकि कोई कंफ्लिक्ट ना हो। आप जो भी यूज करते हो उसी में एक्सप्लोर करो, मिल जाएगा आपको, आपके पास जरूर होगा ये प्रेजेंटेशन। आपके सॉफ्टवेयर में चार्ट वाइज प्रेजेंटेशन एक बार में निकालने का कि मेरे किस कैटेगरी में क्या है। नाउ DDQ वाला ऑडिटर क्या करता है, अगर आपका चार्ट दिखा रहा है 80% मॉडरेट एंड 20% वेरी एग्रेसिव, और आपका जो एसेट एलोकेशन है टोटल AUM, वो AUM का बिल्कुल अलग है। AUM में है आपके पास 80% स्मॉल कैप, 10% फलाना दूसरा और 5% ये, तो आप फंस गए, गलत है, हो ही नहीं सकता। जब आपके पास 80% मॉडरेट क्लाइंट है तो आपके पास 80% कम से कम, या नहीं 80% तो 60% बैफ होना चाहिए, एसेट एलोकेशन होना चाहिए, आपके पास डेट और एसेट एलोकेशन हाइब्रिड का मिक्सचर होना चाहिए। हो ही नहीं सकता कि आपके पास इतना इक्विटी हो और ये, तो ये मिसमैच आपको खुद पता लग जाएगा। तो जब आप ये चार्ट वाइज प्रेजेंटेशन देखेंगे आप खुद पकड़ लेंगे कि आपका क्या स्थिति है और क्या आपकी गलती हो रही है। नाउ सेकेंड चीज, स्टेप 2, मतलब इसमें चार्ट में लिस्ट वाइज एक्सपोर्टेबल प्रिंट आउट एक बार में हो जाना चाहिए। लास्ट डिफॉल्ट रिस्क प्रोफाइल एक्सप्लेन होना चाहिए। आपको एक्सप्लेन करना होगा कि मैं जिस ग्राहक से नहीं मिल पाया हूं या जिन ग्राहक से मेरे को क्वेश्चन आंसर नहीं मिला है, उनका रिस्क प्रोफाइल डिफॉल्ट में क्या रखूंगा। तो डिफॉल्ट रिस्क प्रोफाइल वेरी एग्रेसिव बहुत लोग रखते हैं, जो कि कोई गलत नहीं है। उसमें आप क्लाइंट को चिट्ठी डाल देते हो कि सर आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, आपने जवाब नहीं दिया है। इस सूरत में हम आपको अभी भी उसी में डाल दे रहे हैं। नाउ अब 3 क्वेश्चन। पहला, मैं क्लाइंट के पास जाके वेट करके उनसे फॉर्म भरवा के तब उसको रेटिंग दूं, या मैं क्लाइंट को पहले उसका कैटेगराइजेशन दे दूं और उस चिट्ठी में लिखा हो प्लीज क्लिक ऑन द मॉडिफिकेशन बटन इफ यू विश सो। कौन सा सही है? तो भैया दूसरा वाला सही है। एक ही बार में एक ही दिन बल्क मेलिंग गिरा दो सारे क्लाइंट को। कल सुबह उठो, सारे क्लाइंट को उठा के गिरा दो एक ही बार में। क्या गिराना है? चुपचाप से एज वाइज कैटेगरी कर लो। ध्यान से समझ लीजिए, फिर से बाद में इस पे बहुत डिबेट होता है, बहुत लोग अलग अलग सवाल बोलते हैं, बट एकदम ट्रू प्रूवन सिस्टम जिसको हम बात करने जा रहे हैं वो ये कि स्टेप क्या होना चाहिए। आपके पास बड़े ग्राहक हैं 3000 4000, सबकी रिस्क प्रोफाइल करने में बहुत टाइम लगेगा। तो आप एक अच्छा टेम्पलेट बनाओगे, 1 गो में सबको एलोकेट कर दो एज वाइज। अभी एज वाइज कर दो, क्वेश्चन वाइज करना तो आप किसी दूसरे के बिहाफ पे खुद सवाल तो दे नहीं दोगे, तो आप सीधे 50 to 60, 60 to 70, और आपको कुछ बांटना है बांट लो, आपकी मर्जी। बट ये तो मत छोड़ना, 60 to 70 एंड 70 अबव। जैसे आप इस बेसिस पे अपने एक एक्सेल में जाओ, फिल्टर बनाओ, क्लाइंट का डेट ऑफ बर्थ लिखो, क्लाइंट के डेट ऑफ बर्थ के बदले में फॉर्मूला लगा के एज निकाल लो, एज के बाद फाइनली ग्रुप बना लो। ग्रुप जो बने उसको मास मेलिंग किसी भी कैंपेनिंग टूल से उठा के भेज दो। जिस टूल में भेजो उस टूल में जो बटन हो वहां यूआरएल अपने उस जगह का लगाओ जहां वो रिस्क प्रोफाइल कर सकता है, जहां वो कर सकता है। तो रिस्क प्रोफाइल का यूआरएल लगा दो और कह दो कि अगर आपको अपना रिस्क प्रोफाइल बदलना है तो कृपया इस पे बटन दबा के बदल लें, अदरवाइज हम इसी दिए हुए रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो देखते रहेंगे और सालाना रिव्यू के लिए आपको कॉल करते रहेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, जब आपके 100% हो जाएं, क्योंकि जीरो तो हो ही नहीं सकता, जीरो तो आप किसी को कर ही नहीं सकते कि अरे इसका रिस्क प्रोफाइल नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ। 100% लोगों का रिस्क प्रोफाइल होना चाहिए। ओनली माइनर, LLP, कॉर्पोरेट्स और HUF छोड़ के वही छूट सकते हैं और कोई नहीं छूट सकता। ठीक है, तो दैट इज 1। जब आप वो कर देते हो तो मॉडिफिकेशन कहां से करेगा वो? तो क्वेश्चन आता है मॉडिफिकेशन टूल। मॉडिफिकेशन टूल आपको देखना है कि आपका कौन सा टूल है। तो अगेन आप में से बहुत से लोग फिंसिस यूजर हैं, बहुत से लोग इन्वेस्टवेल यूजर हैं।
जो इन्वेस्टबल यूजर है उनको भी यूआरएल पता है उनका रिस्क प्रोफाइल का कहाँ है, वो उसका कॉपी लगा दें मॉडिफिकेशन टूल में, क्लाइंट उसको क्लिक करेगा, उसको लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन करके अंदर चला जाएगा। फिंसिस में भी इसी तरह यूआरएल टूल होता है, आप उसको लगा दें, जब वो क्लाइंट क्लिक करेगा उसे लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करके वो अपनी मॉडिफिकेशन खुद ब खुद कर ले। सवाल के जवाब दोनों में अलग अलग हैं, जो भी यूजर जैसा कंफर्टेबल हो कर लेगा। तो मॉडिफिकेशन होते आपके डेटाबेस में चेंज हो जाता है। नाउ दूसरा क्वेश्चन, कम्युनिकेशन यानी कि पोस्ट मॉडिफिकेशन, क्योंकि बल्क अलॉटमेंट तो आपने कर दी, पोस्ट मॉडिफिकेशन भी उसको एक चिट्ठी जानी चाहिए। तो पोस्ट मॉडिफिकेशन लेटर आप देख लीजिए कि जा रहा है कि नहीं तो कल को कहेगा मैंने मॉडिफाई किया, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरा मॉडिफाई हो गया। तो आपके टूल में ऑटोमेशन होना चाहिए। कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा तो अनम्यूट कर दीजिए, आप पूछ सकते हैं। अगर आप चैट में लिख रहे हैं तो मुझे आइडिया नहीं है, मैं देख लूं चैट में कोई कुछ लिख रहा है क्या। नहीं, ठीक है। तो किसी को पूछना हो, कुछ भी बीच में बोलना हो, अपने तरफ से कुछ बताना हो, आप बता सकते हो। तो पोस्ट मॉडिफिकेशन लेटर होना चाहिए। तो रिस्क प्रोफाइल का ये 4 ऑप्शन पहले खत्म करते हैं। एसओपी में आपको ये बात लिखनी है। अब जैसे जैसे मैं जेमिनाई को ये बताता जाऊंगा कि मैं स्टेप 1 में ये करता हूँ, मैं स्टेप 2 में ये करता हूँ, मैं स्टेप अगर मेरे पास है तो मैंने नहीं किया तो उसकी क्या चीज मेरे पास है, छूट गया आवाज। किसी का डाटा। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, नहीं करनी है जी। देखिए, जिसका डायरेक्ट पोर्टफोलियो है केवल आप ट्रैक कर रहे हो, मतलब ट्रैकर की तरह यूज कर रहे हो, मतलब उसने आपके थ्रू नहीं किया है, खुद किया है, तो ऐसी एग्जीक्यूशन प्लान है ना। ऑल डायरेक्ट स्कीम आर कम्स अंडर एग्जीक्यूशन प्लान। तो उनको आप कोई एडवाइजरी तो दे नहीं रहे हो, आपके प्लेटफॉर्म से उसने खरीदा ही नहीं है, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म पे सिर्फ रेगुलर प्लान बिकता है, आपको डायरेक्ट प्लान तो बेचना ही नहीं है। तो इसलिए आपका कोई जिम्मेवारी नहीं बनता। एनी स्कीम विच इज इन्वेस्टेड इन डायरेक्ट, आपका कोई जिम्मेवारी नहीं बनता, कोई कंप्लायंस नहीं बनता, किसी तरह से डरने की कोई बात ही नहीं हो, चाहे चुल्ली बाढ़ में चाहे कुछ भी कर ले। ठीक है, हम सिर्फ रेगुलर प्लान के बेचे हुए फंड्स के लिए जिम्मेवार हैं। तो कुछ लोग कैश इंपोर्ट करा के उसकी मैनेजमेंट देते हैं, शायद उनके लिए ये सवाल था, उन्होंने ये सवाल पूछा होगा कि मैं किसी का कैश इंपोर्ट करके मैनेज कर। मेरा सवाल है जो विजय जी है, हम लोग क्योंकि बहुत पुराने इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, बहुत से जो आज उनका इन्वेस्टमेंट नहीं है, इनएक्टिव है, तो उनका आज नहीं क्या, या उनको कैसे? देखो, क्लाइंट कभी भी तेरा मरता नहीं है। अगर क्लाइंट तेरे साथ आ गया और उसकी फोलियो डेड भी हो गई, खत्म भी हो गई, वो फोलियो हमेशा लाइव रहता है। तो फोलियो कभी डेड फोलियो नहीं होता है, डोरमेंट हो सकता है, डेड नहीं होता। तो तुम्हारा तो ये फर्ज बनता है तुम सबको भेज दो। ओनली थिंग कि नॉन केवाईसी और केवाईसी, देयर आर क्लाइंट्स व्हिच आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। एक को कहते हैं नॉन केवाईसी, को कहते हैं केवाईसी। तो जो तेरे नॉन केवाईसी क्लाइंट हैं, बस उन्हीं को तुम नहीं भेज पाओगे, क्योंकि उनका डेटा अपडेटेड नहीं है, फोन अपडेटेड नहीं है, नंबर अपडेटेड नहीं है, जो भी है वो पुराना है। तो उसके लिए वो तुमको ऐसे भी तुम्हारे देखोगे, एमपी के क्वेश्चन में आया था तुमसे कि कितने तुम्हारे नॉन केवाईसी, वो जानना चाहते थे, ताकि तुमने अगर 8000 ग्राहक है और 4000 उसमें से नॉन केवाईसी है, तो वो 4000 के ऊपर एनालिसिस करेगा ना। तो इसलिए जिनका है 10 साल केवाईसी, हाँ, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि तुम्हें क्या कब है। रिस्क प्रोफाइल तो सिर्फ ये है कि साहब आप मेरे यहाँ आज मौजूदा स्थिति में क्या हो। तो अब तुम सोचो, जो आदमी 20 साल पहले तेरे इन्वेस्ट किया था, उसकी आज उस समय उम्र थी 30 साल, तो आज उम्र क्या होगी, 50 साल। तो आज जब तुम उसका भेज रहे होगे, पहले तो रिस्क प्रोफाइलिंग तो 50 वाले रेंज के हिसाब से भेज रहे होगे ना, पहली बात। दूसरी बात, जब तुम उसका रिव्यू करोगे तो रिव्यू में सूटेबल ही नहीं आएगा। उस समय उसका जो वेरी हाई रिस्क आ रहा था, अब शायद वो नहीं फॉल करेगा। तो तुमको तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट हो गई। तो इसीलिए तुम्हें बार बार ये कहता है कि प्लीज एक्सप्लेन द प्रोसेस फॉलोड फॉर रिव्यूइंग द सेम। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो ये बार बार तुमसे ये दोनों को कॉम्बो में मानता है। एक कहता है बनाओ
और ऊपर से कहता है हमको रिव्यू भी गारंटी दो, क्योंकि ग्राहक तेरे 4 दिन के लिए थोड़ी आया है, हो सकता है 40 साल रहे, हो सकता है हम लोग मर जाए, हमारे बाद वाले बच्चे देखें या मेरी कंपनी देख रही हो। तो जो देख रहा होगा उस समय वो रिव्यू के हिसाब से चेंज करेगा। ये है तो मान लीजिए 8 साल इन्वेस्ट करके चले कहाँ चले गया, चला गया होगा, कभी भी चला जाएगा। तुमको कोई चले जाने का तो टिक मार्क होता नहीं है ना कि मेरा हटा दीजिए अपने यहाँ से डेटा, ऐसा बोल के कोई ग्राहक जाता है क्या? ठीक है, नहीं जाता है ना। तो वो हमारे सिस्टम में कभी भी ये नहीं बना है आज तक, अभी तक, कि भाई ग्राहक कह सके कि मुझे अमित से कंप्लीट डिलीशन चाहिए, आई हियर बाय रिक्वेस्ट कंप्लीट डिलीशन, जो कि करने वाली है सेबी। ये पॉइंट तेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा 1.5 साल बाद, 2 साल बाद। सेबी ने एमफी को रिकमेंड किया है कि आप एक ऑप्शन दीजिए, उसको कहते हैं डिलीट ऑप्शन, जिसमें क्लाइंट कुछ नहीं चाहता कि मेरे एजेंट के पास रह जाए, उसका नाम और निशान नहीं चाहिए मुझे पूर्ण, उसको कहते हैं प्रोप्राइटरी डिलीशन। तो ये देखो यहाँ पे ये आया है, अभी वो ऐप लेवल पे आया है, तो इसको हम कहते हैं गूगल प्ले स्टोर क्लाइंट डिलीशन ऑप्शन। ये मैंडेटरी कर दिया गया सारे मोबाइल ऐप पे। तेरे ऐप बाजार से उतर जा रहे हैं अब। अगर टू डिलीट ऐप और मैनेज डेटा ऑन द गूगल प्ले स्टोर यूज द मैनेज ऐप एंड डिवाइस माइस इतना। तो 3 चीजें हैं। पहले था अनइंस्टॉल ऐप, तुम किसी का ऐप अनइंस्टॉल कर सकते थे, लेकिन अब वो कह रहे नहीं, हमें अनइंस्टॉल से नहीं मतलब है, मुझे डिलीशन दीजिए, कंप्लीट डिलीशन का भी बटन दीजिए। तो सभी को अपने अपने ऐप में देना है। 1 अक्टूबर 2026 लास्ट डेट है, और आपको वहां पे अगर किसी ने बटन दबा दी तो तुमको उसका नाम और निशान मिटने यहाँ से। तो एमवी खोल रहा है। चलो, अच्छा क्वेश्चन था तेरा। अब आ जाते हैं कि ये दोनों पॉइंट पे लोग क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। तो पहला तेरा हो गया कि रिव्यू वाला प्रोसेस तुमने मेंटेन कर लिया। तुमने, सब लोग का सवाल रहता है कि मैं कैसे करूं, हम लोगों ने आंसर दे दिया कि सब बल्क कर दो, एक बार में कर दो। दूसरा ऑप्शन था कि क्या मैं मॉडिफाई बटन कैसे दूंगा, मुझे आता नहीं है। तो मॉडिफाई बटन मैंने कहा अपने अपने सॉफ्टवेयर वेंडर से बात कर लो, वो तुमको यूआरएल दे देंगे। वो यूआरएल, उसको रिस्क प्रोफाइलर यूआरएल कहते हैं, वो लगा देना, चिपका देना। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है तुम कहो कि मुझे बल्क भेजना नहीं आता, भाई इसके लिए तो अलग ट्रेनिंग और चीजें देख लो। बल्क भेजना कोई तेरे आउटलुक से तो जाएगा नहीं, जीमेल से जाएगा नहीं, तुम्हें या तो अपने सॉफ्टवेयर वेंडर वाला टूल यूज करना होगा, और या फिर तुम्हें, जैसा मैंने कल भी कहा था, मेलचिम्प या जोहो कैंपेन टाइप का कोई अच्छा बल्क मेलिंग टूल तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा लाइफ में, आप सभी को रखना पड़ेगा। तो उसके थ्रू भेजिएंगे और उसका एक टेम्पलेट बनाएंगे, उस टेम्पलेट के अंदर उठा के हिट करते रहना। ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस वाले मेल में सबसे ज्यादा फायदा, जो मैंने कहा, आईपी एड्रेस का आ जाता है, डिटेल आ जाता है, और ये आ जाता है कि कब भेजा, कैसे भेजा, कितने बजे भेजा, किसने देखा, किसने नहीं देखा। तो तुम्हारे पास पूरा रिकॉर्ड आ जाता है। तो जो लोग उससे वाकिफ नहीं है उनको टिप्स के तौर पे नोट कर लीजिए, मेलचिम्प या जोहो कैंपेन। मेरे लिए ये दोनों बहुत अच्छे हैं, आपके लिए और कुछ हो तो आप वो टूल यूज कर लो। चलो, तो दैट इज फर्स्ट। तो ये वाली कहानी हुई खत्म। अब क्वेश्चन कितने बनाने हैं, क्वेश्चन कितने बनाने में मैंने वीडियो शेयर कर दिया। डीएसपी वाला वीडियो था जो मैंने दिखाया आईपी के अंतर्गत, उसका यूआरएल भी यहाँ पेस्ट करे दे रहा हूँ। अब आप खाली इतना समझ लो कि टीसीजी ही है आपके पास, टीसीजी में कितने सवाल पूछने हैं, जाके अपने अपने सॉफ्टवेयर में ठीक कर लो। अगर आपका टीसीजी एक ही सवाल से हो जाता है, जैसे मुझे टॉलरेंस जानने के लिए खाली इतना ही जानना है कि तुम्हारी एज क्या है, मैं समझ गया तुम बर्दाश्त कर पाओगे कि मर जाओगे। दूसरा चीज होता है सी, कैपेसिटी, मुझे बस इनकम से मतलब है, इनकम उसकी कैसी है मैं समझ जाऊंगा, एडहॉक है, स्टेबल है, 10 साल से बाद रिटायर होने वाला है कि 10 साल से पहले रिटायर करने वाला है। तो 3 क्वेश्चन पूछूंगा, उतने में मुझे पता लग जाएगा कि उसकी कैपेसिटी क्या है। जो आदमी 10 साल से ज्यादा रिटायर करने वाला है उसकी कैपेसिटी ठीक है, उसको फुल स्कोर दूंगा, बाकी को बांट दूंगा कम में। और लास्ट है ऑब्जेक्टिव। अब किसी आदमी की ऑब्जेक्टिव है कि मुझे अपना रिटायरमेंट, बच्चा ये करना है, उसको कहते हैं डेटेड ऑब्जेक्टिव, तो उसको हम कम पॉइंट देंगे। डेटेड ऑब्जेक्टिव मतलब वो रिस्क नहीं ले सकता, यानी जिसकी ऑब्जेक्टिव यानी गोल की तारीख तय है वो हवा में नहीं खेल सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जरा ध्यान से दीजिए, तो इस पे जरा ध्यान देते हैं, डिस्कशन करते हैं। रिस्क बन गया, तो टी हो गया, सी हो गया, जी की बात।
जी कैसे मैनेज होता है? जी मैनेज करने में आपने पढ़ा था उस दिन MFDDQ में डूज एंड डोंट्स में कि आपकी ऑब्लिगेशन क्या है। आपका ऑब्लिगेशन है लोगों का TCG में जी भी मेंटेन, गोल मेंटेन कर सकते हैं ना। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको मना है, तो सभी को पता है कि आपको मना है, आपके ऊपर साफ साफ बंदिश है। तो जब गोल बनाते हो तो गोल को आपको बांटना होता है 3 पार्ट में, एक्यूमुलेशन, ट्रांजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। आप ये नहीं कर सकते कि गोल बना के छोड़ दो। ट्रांजिशन, एक्यूमुलेशन स्टैंडर्ड है 75% ऑफ द स्टेज। तो किसी ने 10 साल के लिए रिटायरमेंट गोल बनाई है, तो 10 में से 7.5वें साल पे आप उसको रिव्यू करोगे गोल के एसेट चेंज करने की। इसको कहते हैं रिस्क चेंज। रिस्क चेंज क्या हो सकता है? आपने अगर उसको रिड्यूस करना है इक्विटी टू सम एक्सटेंट, वो आपको देखना है कि कितना एक्सटेंट आप पॉलिसी बनाओगे। आपके एसओपी का पार्ट होगा कि सर हम एक्यूमुलेशन में ये करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांजिशन 75% टू 90% ऑफ द स्टेज। इसमें आप कहते हो कि मैं आपका फर्दर रिस्क चेंज कर रहा हूं, रिस्क चेंज। और थर्ड लॉग होता है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसकी जिंदगी में अब आ गया रिटायरमेंट का समय, अब उस समय आप लेके बैठे रह जाओगे और पता लगा न्यूक्लियर बम फट गया, तो बेचारा 10 साल से इंतजार कर रहा था, जिस दिन रिटायर हुआ उसी दिन घुस गया आधा, तो वो तो मर जाएगा शौक से ही, क्योंकि उसी दिन रिटायर करा था, सारी जिंदगी की उसकी कमाई गायब हो गई। तो ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं आ जाएगा, लेकिन वो शायद पैनिक में आपके चढ़ाई कर देगा या खुद ही सुसाइड कर लेगा। तो ऐसा हुआ था। तो सेबी के पास ऐसे बहुत सारे स्टेज हैं। सन 2000 में ऐसा हुआ था, जिन्होंने तेजी देख के 98-99 में आईटी फंड में डाल दिया था, और जब वो रिटायर हुए 2001 के बिगनिंग में, उन्होंने जो डाला था उसका 1/4 उनको मिल रहा था। 1 करोड़ के बदले 25 लाख मिल रहा था। और सोचो वो 25 लाख की एनएवी देख के उसका क्या हालत हुआ होगा, वो तो हुआ ही होगा। कई लोग तो शौक में ही हालत खराब हो गई कि मेरी रिटायरमेंट बुढ़ापा गया। हालांकि सब ठीक हो गया, आज वही दुनिया अच्छी, लेकिन उसी फेज के लिए सेबी तैयार करती है कि भाई साहब आपको 90 से 100% जैसे ही पूरा हो जाता है, आप 90% के बाद डिस्ट्रीब्यूशन में ले आइए, हटा दीजिए, मत लीजिए रिस्क। सो रिस्क 100% चेंज। तो ये तीनों का लॉग मांगती है। कहाँ मांगती है? ये देखिए लॉग मांगती है कि आपने रिव्यू क्या किया। तो रिव्यू का लॉग समझ आ गया। प्लीज यूज a separate sheet to provide your response to point 2 and 6 above। और इसका लॉग में देखिए क्या पूछती है। ये तो सुटेबिलिटी वाला कल हम लोग कर ही चुके थे, अब आते हैं रिव्यू लॉग। डू यू मेंटेन कस्टमर लॉग टू इंश्योर द अबव? In case of supervisory, please attach extract of sample log based on 2 actual transaction during review period। अब आप क्या दे दोगे? 2 एक्चुअल ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द रिव्यू पीरियड। तो रिव्यू में क्या नतीजा आएगा? पहला आएगा, सर आपका अब 75% गुजर चुका है, मैं आपका स्मॉल कैप में ना थोड़ा लार्ज कैप में शिफ्ट करना चाहता हूं, तो मैं शिफ्ट कर दूं क्या? मैं आपको प्रपोजल भेज रहा हूं। तो वो प्रपोजल भेजा और उसने ओके किया और आपने कर दिया। तो ये जो लॉग बना ना, ये सैंपल लॉग बना, सैंपल लॉग ऑफ कस्टमर। यानी 2 एक्चुअल सैंपल लॉग अगर आपको दिखाने पड़ गए तो क्या दिखाओगे? चलो एक लॉग दिखाओगे तो क्या दिखाओगे? लॉग 1 में लिखोगे, ये देखिए सर मैंने प्रपोजल भेजा, फाइल 1। ये देखिए सर प्रपोजल को उसने एक्सेप्ट किया, हमने स्विच मार दी। तो ये जो 2 ट्रांजैक्शन आप देख रहे हैं सर, ये मेरे रिव्यू पीरियड का ट्रांजैक्शन है। सो रिव्यू पीरियड ट्रांजैक्शन का देखना अभी सबसे ज्यादा जरूरी है एडवाइजरी वालों के लिए। तो जिन्होंने भी एडवाइजरी टिक की है, उसका यही वाला फाइल पलटा जा रहा है। इसी फाइल के पीछे सारी दुनिया पड़ी हुई है, और इसी फाइल को वो सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो इसीलिए देखो लिखा है कस्टमर लॉग में इंक्लूड रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन, यानी जो आपने उसको भेजा, मेल भेजा, या रिस्क प्रोफाइलिंग के संबंध में उसको कुछ लिखा, या उसको रिकमेंड किया कि हटा लो, ये निकाल दो, या उसको इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन सजेस्ट किया। तो इसमें से कुछ भी किया या सारा कुछ किया, इसको लॉग कहते हैं। तो अब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? यहां हो सकता है आपके वेंडर्स, इवन हम लोग जैसी भी कंपनी नहीं कर रही है, बहुत सारे वेंडर्स नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि आपका लॉग क्या है।
उनका सॉफ्टवेयर कॉमन फॉर ऑल है। तो आपको ये लॉग अपने गूगल शीट में अपने पास मेंटेन करना पड़ेगा। जितने भी लॉग एक्शंस आप बनाते हो, जितने भी रिव्यू एक्शन बनाते हो, आपको वो रिव्यू के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे एज पर बेसिस ऑफ द एक्शंस। तो ये एक्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है, बट आज हम लोग यही 3 पार्ट को कवर करके क्लोज करने वाले थे। तो इसीलिए तेरा अतुल कट जा रहा है, आवाज ठीक से नहीं सुनाई दे। मैं ये कह रहा हूँ अब है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एडवाइजरी सर्विसेज में इनको जो डर है, देखो डीडीक्यू हमेशा तुम्हारे लिए है, उनके लिए नहीं है। हमेशा सेबी कहती है कि भैया तेरे जो एजेंट लोग हैं वो मेरे अंदर तो है नहीं, वो मेरे तो क्लाइंट है नहीं भाई, उनके पास तो 1000 ही लोग हैं ना टोटल आ रही है। तो वो कह रहा है मैं तो 1000 लोग की जिम्मेवारी ले सकता हूँ, उन्हीं को देख सकता हूँ। तुम लोग जो ये 1,80,000 की फौज खड़े किए हो, ये भैया एमएफडी तुम लोग अपना एएमसी को कह रही है कि तुम देख लो, इनसे कोई गलती हो गई ना तो ये मारे जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं इनको। जैसे अभी 90,000 उसूल लिया एलएसएस में उस आदमी से, अमित मित्तल से 90,000, अगर इनका आरआईए होता तो नहीं उसूलते, वो हमारा एमएफडी था साला, ले लिया तुरंत ही चुग लिया, बोला ला पैसे दो। अब वो इसलिए कर लिया, वो कह रहे हैं तुमको ये सब अलाउड ही नहीं है। तो ये जो लॉग ओग बनाना है ना, ये एमपी ने आपको बचने के लिए दिया है। एमपी ने कहा बच लो भाई, ये सब नहीं बनाओगे, कल को साला अगर सेबी चढ़ी किसी केस पे ना, तो हम उसको ये दिखा देंगे, ये देखो अविनेश कुमार जी ने ये लॉग बना के रखा हुआ है, बात हुई थी, उसी ने कहा था, फलाना था ढिकाना था। तो ये तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए तैयारी करवा रहा है और कुछ नहीं करा रहा है। उसको इस बात से मतलब तुम मत करो, तुमको तैयारी नहीं करना मत करो। वो कह रही है देख रहे हो, इसीलिए एमपी बार बार वो लिस्ट छाप रही है जिसमें सब में देखो कॉलम में क्या लिखा था, सेबी सेबी सेबी। तुमने देखा ना वो, उसमें किसी में एमपी लिखा हुआ है, सब में सेबी लिखा हुआ था। ये देखो, ये फिर से देख लो तुम एक बार, ये देखो ये जो कंप्लेन है यहाँ क्या लिखा हुआ है, किसने किसने लागू किया, तो यहाँ पे लागू वाले में सेबी लिखा होगा तुमको सब जगह, जो भी पैसे दिए जा रहे हैं। ये देखो सेबी सेबी सेबी, ये सेबी ने ऑर्डर दिया। अब इस बेचारे को 90,000 देना पड़ा मजबूरी में, कह रहा है अरे सर हो गई गलती, लगा दिया कोई बात नहीं रिडीम कर देना। बोला नहीं मेरे को 90,000 दो, बाद में देखा जाएगा। अब जबरदस्ती है। तो अल्टीमेटली एमपी कह रही भाई बच लो, हम लोग का कोई माए बाप नहीं है हमारा। वो कह रहा है तुम कोई गलती करोगे हमको पैसा दो, कोई गलती करोगे हम तेरा फलाना रोक लेंगे, इनका ब्रोकरेज रोक लो, इनका फलाना कर दो, इनका यारेन सस्पेंड कर दो, 1000 तरह के झंझट पैदा कर रही है। तो उसका तो एक ही ऑब्जेक्टिव है, जो उस दिन शायद ग्रुप में किसी ने डाला भी तो था, कि वो कह रहे हैं कि जो चेयरमैन है सेबी के, कि भैया भारतीयों में फीस देने की आदत डलवानी पड़ेगी, तभी आरआईए पॉपुलर होगा। आरआईए पॉपुलर नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसका सर्विस लोग अवेल नहीं कर पा रहे हैं। तो वो लड़ाई तो चलती रहेगी, कभी खत्म तो होगी नहीं। लेकिन खैर, तो तुम्हारे लिए काम भी आएगा अतुल, ऐसा नहीं है कि खाली तुमको दिखाने के लिए करना है। कल को अगर ये लॉग तेरे पास रहेगी, तो बहुत सारे लोग अच्छे सीआरएम में भी यूज करते हैं, जैसे हम लोग हमेशा जोहो में डालते हैं। तो मुझे क्या काम आता है, मैं अगर आज के दिन में वहां जाके अविनेश कुमार डालूंगा और मुझे वहां पे उसके पुराने लॉग दिखते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ इनको मैंने कब कल क्या बोला था, कैसे बोला था, तो मुझे काम आ जाता है, मतलब किसी को भी काम आ जाता है। तो ये तेरे बिजनेस के लिए भी अच्छा है। तुम्हारे पास अगर लॉग है, तुम्हारे पास डिटेल्स हैं, तो तुम अगले साल जब उससे बात कर रहे होगे तो तुमको खुद ही अच्छा लगेगा। सो इट इज अ गुड वे टू डू इट। खैर, तो जितने ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, तो अगर तुम ऑब्जर्वेशन देखोगे तो वो मैंने उस दिन वहां तो दिखाया ही था, बट अगर फिर भी हम ऑब्जर्वेशन का लिस्ट देखेंगे तो ज्यादातर ऑब्जर्वेशंस उसी पे आ रहे हैं जो इन तीनों पार्ट पे आते हैं। तो अगर हम ऑब्जर्वेशन का वो खोलते हैं एक सेकेंड को, तो किसी को अपने पॉइंट कम करने के तो शौक है नहीं, क्यों हम पॉइंट कम करेंगे भाई, तो जो बोल रहा है उसको मेंटेन कर लो। तो अगर हम ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं ये लाइव, तो क्या लिखा है, ये तो इसके में ऑब्जर्वेशन में तो नहीं है, इसके ऑब्जर्वेशन में देखते हैं, इनके ऑब्जर्वेशन में। अब देखो 2.3 है इनका ऑब्जर्वेशन, क्या आया है,
मतलब जो सेबी को भेज दिया सीएनए लिख के। इन केस ऑफ एडवाइजरी नो रिकॉर्ड ऑफ रिस्क प्रोफाइलिंग, स्कीम रिव्यू, स्कीम अप्रोप्रिएटनेस है ही नहीं, है ही नहीं, कह रहा है कि इनका रिकॉर्ड ही नहीं है। तो भाई एक्चुअली, और नो कस्टमर लॉग और मेंटेन, बोल रहा है कस्टमर लॉग नहीं है। अब ये बेचारा तो फंस गया ना। तो भाई इसके पास आ गए रेप्रिमांड, इसके पॉइंट कट गए। अब इसको अगले 2 साल में ठीक करना है, ताकि तीसरे साल जब फिर से ऑडिटर आए, अब ये उसके नाम के आगे तो चढ़ गया। चाहे आप जो भी जवाब दो, आपने आंसर दे के अभी तो छुटकारा पा लिया कि सर हम करेंगे सर, डोंट वरी सर, हम करेंगे सर। 4.21 में देखो, कह रहा है कि इनके यहाँ कोई इंटरनल कंट्रोल ही नहीं है, ये पकड़ ही नहीं पाएंगे जिंदगी में मिस सेलिंग। मैं तो इनके यहाँ बैठ के आया 8 घंटे और देखा कि भैया इनके यहाँ कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इनको सुबह सुबह पता लग जाए कि कल मेरे यहाँ क्या क्या मिस सेलिंग हुआ है, पता ही नहीं है। तो तुम पूछोगे कि ये कैसे करें भाई? तो ऑब्वियसली आपके सिस्टम में या आपके ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में डेली मॉर्निंग में आपको इंपोर्ट करते पता लग जाना चाहिए कि कोई भी चीज बियॉन्ड अनसूटेबिलिटी, बियॉन्ड सुटेबिलिटी हुई है तो क्या हुई है। क्योंकि तुम अकेले थोड़ी होते रहे, यहाँ 4 लड़के और बेच रहे हैं, हो सकता है कोई कहीं डायरेक्टली ऑनलाइन खरीद दे या कुछ कर दे। तो जो वो सिस्टम नहीं होने के कारण उसने वॉच कर लिया, वो कह रहा है सर इनके यहाँ कोई आदमी चूहा मारने का दवा खरीदे, डाइजिन खरीदे, जो खरीदे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, इनको इनके पास कोई सिस्टम ही नहीं। इवन कह रहा है कि एक और, कि ना इनका एक्सटर्नल ऑडिट है ना इंटरनल ऑडिट है। तो उसने पूछा होगा ऑडिट रिपोर्ट है, हाँ यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हम आएंगे चैप्टर 4 पे, यहाँ पे अभी घबराइए मत, लेकिन यहाँ आएंगे कि आप सबको क्या ऑडिट करनी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। 100 करोड़ के ऊपर आपका, जैसे म्यूचुअल फंड ऑडिट, ITR ऑडिट होता है, आप CA से करवाते हैं, इसमें आप इंटरनल ऑडिट खुद कर सकते हैं, आपको अलाउड है। क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर तो आपको बहुत महंगे पड़ेंगे, क्योंकि हमारे देश में अभी कोई एक्सटर्नल ऑडिटर बना नहीं है, एमफी ने किसी को असाइन नहीं किया है कि जाओ तुम ऑडिटर बन जाओ ट्रांजैक्शन के। तो एक्सटर्नल ऑडिटर अभी सिर्फ कैम्स और के फिनटेक के पास राइट है। आप उनको हायर करेंगे कि सर मेरा ऑडिट कर दीजिए जरा, मेरे ट्रांजैक्शन एक्सेप्शन एस्केलेशन, तो बोलेगा भैया 10 लाख रुपए दो, तो तुम्हारा तो इसमें बहुत बैंड बच जाएगा। तो इसलिए हम लोग इंटरनल ऑडिट करते हैं और उसका एक रूल्स है, उसी के तहत आप ऑडिट करते हो। तो चलिए, आपने देखा ये ऑब्जर्वेशन कितनी खतरनाक है। तो ये 2 तो सबको समझ आ गया आज के सेशन में। मैं बस लास्ट पार्ट पे उतर रहा हूँ कि यहाँ पे जहाँ लिखा है उसने कि इनके पास स्कीम चुनने का कोई ऑप्शन नहीं है, इनको बोला, इनको भी यही शायद बोला, हाँ इनको भी यही बोला कि इनके पास कोई स्कीम रिव्यू का भी प्रोसेस नहीं है, ना ये कोई स्कीम अप्रोप्रिएटनेस मेंटेन करने का सिस्टम है, यानी रिस्क प्रोफाइल और स्कीम मैचिंग कैसे किया जाए। ये लास्ट चैप्टर है, जो मतलब आज का लास्ट टॉपिक है जो मैं करने जा रहा हूँ। ये देखिए, इनको भी यही है, इनकी ऑब्जर्वेशन नहीं, इनकी अनसुटेबिलिटी की है इनकी। तो ऐसे ऐसे सारे आपके पास दिख रहे हैं ऑप्शंस। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं एक सैंपल। नाउ जब मैं सैंपल दिखाने जा रहा हूं, जो लोग एस यूज करते हैं वो एस यूज करेंगे, जो लोग इकरा यूज करते हैं इकरा करेंगे, जो एंजन यूज करते हैं एंजन करेंगे। मैं वैल्यू रिसर्च खोलने जा रहा हूं, तो मैं वैल्यू रिसर्च यूज करता हूं, तो जो भी जो यूज करता है वो करेगा, लेकिन तरीका सबका एक ही होगा, वो मैं दिखा दे रहा हूं आपको कि आपका क्या तरीका होगा। तो जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है सूटेबिलिटी, तो आप जब एसओपी में लिखोगे, मान लो मैंने अपने एसओपी पे लिख दिया और मैंने एसओपी पे लिखा कि मैं फंड्स को बिटवीन द एग्रेसिव के हिसाब से ये देता हूं, इसको ये देता हूं। तो जैसा मैंने कहा, मैं सब कैटेगरी पे बांटता हूं, तो मैं अपने यहाँ पे बांटता हूं इक्विटी, लार्ज कैप, लार्ज मिड, इस तरह से बांटता हूं। तो ये जो फंड का रेंज है, मैं अकॉर्डिंगली बंटवारा करता हूँ इन द सेंस। तो मान लो आप भी ऐसा करते हो, और तो अब मेरे पास ऑप्शन आता है कि मैं किसको कैसे बांटूंगा। तो मान लो मेरी कैटेगरी है लार्ज कैप, तो लार्ज कैप में भी देयर आर कैटेगरी कि मैं लार्ज कैप, वो वाले लार्ज कैप किसी को दूंगा जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन यानी रिस्क मेरे लिमिट के नीचे हो। मैं, तो मेरा 3 क्राइटेरिया होगा। अगेन मैं जब बोल रहा हूँ मेरा मतलब कि ये हम प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग नहीं प्रैक्टिस करते हैं वो या तो इसको अडॉप्ट करें या फिर अपना खुद का भी इजाद करना चाहें तो आप अपना तरीका कर लो। बट पर्पस आपने देखा, आपसे क्या मांगा जा रहा है कि आप स्कीम सिलेक्शन बताइए कि आप कैसे करते हैं। तो ये एसओपी आप तभी लिख पाओगे जब आपका कोई स्ट्रैटेजी हो फंड सिलेक्शन का। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, सबके अपने अपने तरीके बढ़िया बढ़िया हैं, लेकिन शायद आपने एसओपी नहीं बनाया होगा। तो आज मैं एसओपी बनाने के लिए खाली दिखा दे रहा हूँ कि जो भी आपका तरीका आप वही अपनाओ,
लेकिन मेरे वाले तरीके को देख लो कि अगर इस तरह का कोई रूल आपके पास है तो आप अप्लाई करके बना लो। तो हम क्या करते हैं, हम कैटेगरी वाइज जिसको भी लिखे, मान लो मैंने लिखा है कि मैं मॉडरेट वालों को लार्ज कैप दूंगा, तो मैं खाली ऐसा नहीं लिखता हूं, मैं साथ में लिखता हूं कि मैं स्टैंडर्ड डेविएशन 15 से ज्यादा नहीं दूंगा। तो मेरा जो क्राइटेरिया ऑफ रिस्क फिल्टरेशन है, स्कीम सिलेक्शन है, वो है सबसे पहले क्राइटेरिया दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, आपको बाद में काम आ जाएगा। सो स्कीम सिलेक्शन है हमारा ये टॉपिक। आई होप सब लोग इससे क्लियर हैं। राकेश जी कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए। आप खोल दीजिए ना, माइक खोल दीजिए, उसमें क्या है, अनम्यूट कर दीजिए। चैट पढ़ूं क्या? अच्छा, तो आप कोई भी आदमी रुका हुआ नहीं, आप अपना अनम्यूट खुद कर सकते हैं। हाँ अविनेश भाई, हाँ एक चीज बताइए कि एक दो सवाल थे मेरे। एक तो लॉगिन पे था, तो हमको लॉगिन कैसे मेंटेन करनी पड़ेगी? लॉगिन मतलब लॉग, हाँ लॉग कैसे लॉग, तो लॉग मेंटेन करने के लिए वो आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं। तो मैंने वही बोला, आपके पास अगर कोई टूल नहीं है, मान लो आप बेवजह सॉफ्टवेयर के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो एक गूगल शीट पे अपने सिस्टम बना लो। तो लॉग में सबसे पहले आपके सारे कस्टमर को अपडेट कर लो वहां पे। सीरियल नंबर 1 क्या हुआ, कस्टमर। सीरियल नंबर 2 उसका रिस्क प्रोफाइल, करंट रिस्क प्रोफाइल। सीरियल नंबर 3 उसका फ्यूचर रिव्यू डेट। अब फ्यूचर रिव्यू डेट एक ही बार में तो सबका नहीं डाल दोगे एक साल बाद, वरना एक ही दिन सब गिर जाएगा। तो पहले तो अपने अपने क्लाइंट को पहले सेग्रीगेट कर लो 20-20 पर डे में। तो पहले 20 का एक बार अपनी बैक ऑफिस स्टाफ को बैठा लो, उसको बोलो भाई मेरे ये 10,000 क्लाइंट है, 5,000 क्लाइंट है, तू ऐसा कर 20-20 आदमी को हर दिन, यहां से 1 साल, यहां से अगले दिन का 1 साल, अगले के अगले दिन का 1 साल करके बना दो। ये मेहनत एक बार आप कंप्यूटर से भी कर सकते हो, खींच के भी कर सकते हो, स्क्रिप्ट लिख के भी कर सकते हो, हाथ से भी कर सकते हो। अब आपने 20-20 क्लाइंट की रिव्यू डाल दी। अब हर रोज जब रिमाइंडर गिरेगा तो 20 आदमी का गिरेगा। तो अपना एक्सेल खोला, जिसका आज रिमाइंडर है उन लोगों का पहले 3 चीज देखना है। तो लिखा है रिव्यू का आपका प्रोसेस क्या है ये बताओ। तो आप हो सकता है लिखोगे कि मैं रिव्यू के दिन उनका हाल चाल पूछता हूँ, तबीयत पूछता हूँ और खाना पीना पूछता हूँ। दूसरा आदमी बोलेगा मैं रिव्यू के दिन जो हूँ उनका पोर्टफोलियो देखता हूँ, गोल देखता हूँ कि ट्रांजिशन में है तो ठीक है छोड़ देता हूँ, ये सॉरी एक्यूमुलेशन में है तो छोड़ देता हूँ, ट्रांजिशन में है तो बदलता हूँ उसका थोड़ा सा एसेट। तीसरा लिखेगा कि नहीं सर मेरा प्रोसेस है कि मैं रिव्यू के दिन उससे पूछता हूँ कि भैया तेरे जीवन में कोई डिफरेंस तो नहीं आया, तो चलो उसका रिस्क प्रोफाइल सेम लिख देता हूँ, सेम ड्रॉप डाउन में। चेंज है तो मैं उसको चेंज करके चिट्ठी भेजता हूँ कि चेंज कर रहा हूँ भाई साहब, एक्सेप्ट करो। तो सेम और चेंज, ये हुआ ड्रॉप डाउन नंबर, कॉलम नंबर 4 आपका है ना एक्सेल में। फिर उसके बगल में लिखा कि भाई साहब मैंने देखा कि उसकी पोर्टफोलियो में वो वेरी हाई रिस्क है, लेकिन साला जो वेरी हाई रिस्क लिया है उस सारे फंड की जो बीटा है 0.8 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 12 है। हमने कहा साला इससे अच्छा तो मैं डेट फंड बेचा होता, तो मैं उसका फंड बदलता हूं। अब यही मैं लाइन आपको समझा रहा था रिव्यू का, कि रिव्यू करते समय जो लॉग होती है वो लॉग में ये सारे आइटम्स होते हैं। ये आइटम्स, ये कॉलम है, ये कॉलम्स हैं, डिसीजन, इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन। तो कोई भी कॉलम आप भरोगे तो ये आपको वर्मा जी फिक्स करना पड़ेगा। आप एक बार में तय कर लो कि आप क्या करोगे। मैं आपको अपना दिखा रहा हूं, एक बार देख लो, तब समझ आ जाएगा कि ये वाला तरीका आप अपने लेवल पे कैसे अपना सकते हो। तो मैं कैसे करता हूं मैं वो दिखा दे रहा हूं। हम क्या करते हैं, मैं सबसे पहले फंड का सेटलमेंट करने का लिस्ट बना देता हूं, ताकि कोई ग्राहक आएगा उसको पहले दिखा देता हूं कि मेरे पास मान लो ऑल इक्विटी चला गया। तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं अपने लिस्ट में गया और मैं लार्ज कैप के बजाय यहाँ पे कैटेगरी, फंड कैटेगरी ऑल कर देता हूं, ऑल। तो मेरे पास 3 कैटेगरी फंड है। एक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे नोट कर दिया कि रिस्क स्कीम सिलेक्शन बाय एसडी, बाय एसडी। एक चीज और पूछ रहा हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ, बोलिए। मान लीजिए कि आपने कहा कि मॉडरेट कैटेगरी का कस्टमर मैंने बोला 50 से 60 वाला। हाँ जी।
आप उसको मैं डेट फंड भी मॉडरेट कैटेगरी में आएगा और इक्विटी लार्ज कैप भी मॉडरेट कैटेगरी में। अभी तो मैंने कहा एसेट पे मत करो, सब एसेट पे करो। सब एसेट में हाई रिस्क में क्रेडिट रिस्क फंड भी आएगा डेट का, और स्मॉल कैप भी आएगा, दोनों वेरी हाई रिस्क है। तो इसलिए आपका डेट पेट का तो क्राइटेरिया बेकार है भाई, वो हम लोगों को नहीं सूट करता है, ना हमारे किसी भी फ्रेटर्निटी के दोस्तों को नहीं सूट करता है। तो इसलिए जो लोग डेट और इक्विटी का उंगली पकड़ के चल रहे हैं, उनको ये एडवाइस है कि छोड़ दे, उसका कोई फायदा नहीं। आप तो अपना करिए सिंपल फंड के सब कैटेगरी से। आप मॉडरेट में दे सकते हैं स्मॉल या मीडियम टेन्योर डेट फंड, उधर दे सकते हो निफ्टी का बेस्ड लार्ज कैप फंड, वो दोनों एक ही में आ जाएगा भाई। दोनों की स्टैंडर्ड डिविएशन में थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो हमने क्या लिखा, बाय एसडी मैंने डिफाइन किया कि मॉडरेट में मेरा एसडी लेस देन 12 रखूंगा, एग्रेसिव में मैं 12 से 15 चुनूंगा, और वेरी एग्रेसिव वालों को मैं, ये स्कीम सिलेक्शन का एसओपी बन रहा है। पहले था रिस्क प्रोफाइल कैसे करते हैं, अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि आप एसओपी में बताइए कि आप स्कीम कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो हर आदमी अपना अपना स्कीम सिलेक्शन का क्राइटेरिया करा रहा हूं। हाँ, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, मतलब जब पूछा जाता है कि आपका स्कीम सिलेक्शन कैसे होता है, तो लोग बोल ही नहीं पाते, लिख ही नहीं पाते। तो इसलिए मैं खुद ही कंफ्यूज था। तो अब वो बोलने जा रहा हूं मैं कि देखिए स्कीम सिलेक्शन एसडी से करते हैं, ये आप बोलने जा रहे हो। तो जब आप ऐसा बोलोगे तो यहाँ पे लिखोगे एक्सक्लूजन एनएफओ एंड लेस देन 1 ईयर प्रोडक्ट, इनको एक्सक्लूड कर देते हैं इसमें। तो अब आपसे पूछेगा कि एनएफओ आप किसको दे सकते हो, तो सिर्फ वेरी एग्रेसिव को। अगर मॉडरेट आदमी को कभी एनएफओ नहीं दे सकते हो, ये भी बहुत बड़ा बैरियर है, सुन लीजिएगा। तो अगर आप एक आदमी मॉडरेट में है और उसको एनएफओ दे दिया, तो आपको तो पता ही नहीं है एनएफओ साला कैसा परफॉर्म करेगा, वेरी हाई रिस्क में जाके मरेगा कि लो रिस्क में मरेगा, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 12 बनेगा कि 22 बनेगा। तो आप जिस चीज के बारे में नहीं जानते हो उसको मॉडरेट में देना गलत है, आपको उसको वेरी एग्रेसिव वाले। तो जब भी आप एनएफओ सब्सक्राइबर को बेचते हो किसी भी को, तो ध्यान रखना सिर्फ वेरी एग्रेसिव और एग्रेसिव क्लाइंट को ही बेचोगे। मॉडरेट वालों बोलो सर आप अभी एनएफओ मत लगाइए, आपको बताऊंगा। चलो अब अभी हम एसडी से क्राइटेरिया फिल्टर करने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बटन दबाया। एक और सवाल बोलिए ना। ये जो कमीशन डिस्क्लोजर है जी, जैसे हम लोग ने आपसे ही समझा था कि रेंज ऑफ कमीशन लिख दिया था। नहीं वो पहले, अब नहीं मानते, अब ये नहीं मानते। नहीं, अब ऑब्जर्वेशन जो अभी मैंने आपको दिखाई, देखिए मेरे को डाला ऑब्जर्वेशन, ये देखिए अब इनका ऑब्जर्वेशन आ गया, नो लिंक ऑफ कमीशन। और इस आदमी को तो आ गया कि भाई साहब ये वाले थर्ड वाले को कि इनका कमीशन गलत है, मतलब कमीशन प्रेजेंट करने का तरीका ही गलत है। तो हम लोग जो पहले करते थे वो नहीं चलेगा। नो प्रोसीड्यूर इन प्लेस टू, आपको पूरा डिटेल देना है, ऐसा देना है। देखिए ये है कमीशन डिस्क्लोजर, ये यहाँ पे जाइए, फीस एंड डिटेल क्लिक कर दीजिए, ये यहाँ से डाउनलोड कर दीजिए एक्सेल। डाउनलोड करके सारे एक्सपेंस रेशियो और फंड का नाम आ गया और रेगुलर प्लान आ गया। बगल में एक अपना कॉलम बनाइए, 50% एक्सपेंस रेशियो का डाल दीजिए, 50%। तो ये कैसे लिंक होगा वेबसाइट में? सिंपल है, जो आपने डाउनलोड किया। चलिए ये सवाल जिस किसी के लिए भी है देख लीजिए जरा क्विकली। नहीं, हमें वेबसाइट में ऐड कराना। हाँ, तो हम लाइव कर रहे हैं, लाइव सामने आपके। हमने डाउनलोड किया, यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ गए ड्राइव अपने जीमेल पे, एवरी टाइम चेंज होती है। हाँ तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे गए और यहाँ गूगल ड्राइव खोल लिया। सॉरी मैं ये खोल लूँ, जीमेल कहाँ गया, जीमेल मेरा। हाँ तो यहाँ ड्राइव खोल लिया। ड्राइव खोल के एक तुरंत अपना अपलोड कर दिया ये एक्सेल सीट, ये न्यू फाइल अपलोड जो आपने अभी डाउनलोड की थी। आपके सामने हम लोगों ने ये डाउनलोड किया था, डेस्कटॉप पे किया था, इसको अपलोड कर दिया आपने।
जैसे एक डेट पे वो डेटा होगा, लाइव अपडेट होगा ना। आप इधर चेंज करोगे उधर चेंज हो जाएगा, ड्राइव पे चेंज कर देना। आपको क्या करना है, आपका तो ये डेटा जो है ना ये लाइव हो गया आपका। आप इसका बस यूआरएल देखो, वेबसाइट डायरेक्टली लिंक होगा, डायरेक्टली लिंक कर देगा। आपकी जो भी फाइल होती है ना, जो भी एक्सेल फाइल होती है, आप उस एक्सेल फाइल का यूआरएल अपनी टीम को दे दो। बस जैसे ये वाली फाइल है, ये मैंने मान लो यहाँ अपलोड कर दी, या आपकी अभी अभी जो मैंने अपलोड की, कहाँ गया कमीशन वाला, नीचे चला गया था। हमने जो भी यहाँ पे फाइल देते हो ना, हर फाइल का देखो ये होता है यूआरएल कहते हैं, शेयर। अरे कंपनी का अलग अलग यूआरएल लगाना पड़ेगा। नहीं भाई, ये पूरा टेबल का, ये टेबल जो आपने बनाया ना, इसका यहाँ पे यूआरएल तो है, शेयर यूआरएल, कॉपी लिंक, ये दे दो अपने वेबसाइट वेंडर को, वो बटन के नीचे लगा देगा। अच्छा, मैं आपके यहाँ से कराऊंगा। ये देखो स्वप्निल का देख लो, चलो मान लो हम स्वप्निल का दिखाते हैं, ये इन्वेस्टवेज है, इसने, इनके यहाँ पे आप वेबसाइट खोले, इसका नीचे गए, यहाँ लिखा है फी एंड डिस कमीशन, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे क्या खुलेगा, ये स्वप्निल का एक्सेल सीट खुलने जा रहा है। उसने 4 एक्सेल सीट अलग अलग लगा रखी है, आप डेट वाला खोल लो, ये देखो खुल गया। ये क्या खुला, doc.google.com, ये यूआरएल स्वप्निल ने दे दिया वेंडर को, वेंडर ने खोल दिया। अब इसको यहाँ वो अपने तरफ जो चेंज करेगा वो चेंज हो जाएगा। ओके, समझ गए ना? हाँ, बस नॉन एडिटेबल चलिए, अब हम करने जा रहे हैं मॉडरेट और इसकी फिल्ट्रेशन। तो जहां पे हम रुके थे, तो ये वाला पॉइंट पे आ गए कि हम फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो हमारे पास जो मेरी कैटेगरी है, मैं फिर बोल रहा हूँ, सबके सॉफ्टवेयर हैं, अपने अपने सॉफ्टवेयर में यही चीज चुनना, और जाते ही रिस्क पे जाना। जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो उसका रिस्क पे जाना। जब रिस्क पे जाओगे तो आपको हर महीने की 1 तारीख को एमफी कहती है कि सारे लोगों को भेजना है, आपका कर्तव्य है। चाहे न्यूज़लेटर फॉर्मेट पे भेजो, चाहे अपने ऑफिस में नोटिस बोर्ड पे चिपकाओ, आपको अपने हर क्लाइंट को बताना है कि इस समय स्कीम का क्या कैटेगराइजेशन, क्या स्टेटस है मंथ के। आप जब इसको करते हो तो रिस्क में जाते हो। रिस्क में जाते ही मैंने क्या किया, ये पूरे स्कीम का एक्सपोर्ट कर दिया एक्सेल। मैंने एक्सेल एक्सपोर्ट कर दिया आपके सामने, और मैं अब इस पे 2 मिनट में सिस्टम तैयार करने जा रहा हूँ। स्कीम तैयार की, इक्विटी, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ऊपर से ये हटा देता हूँ। नो, ये बी सी डी से मुझे मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये उनका क्राइटेरिया है, मुझे उनके क्राइटेरिया से कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्राइटेरिया था। मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाई और इसको कहा सॉर्ट बाय लार्ज एंड ना, तो मैंने इसको कस्टम सॉर्ट कर दिया और बोला सॉर्ट बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन से सॉर्टिंग कर दी। मेरे लिए 12 तक के जो स्कीम थे, यहाँ तक के 12, इसको मैंने मॉडरेट के लिए रखा था। तो मैंने देखिए 12 का फिल्टर लगा दिया और ये हो गया 12 तक ले लिया मैंने। 12 पॉइंट ये लेके मैंने कॉपी कर लिया और ये मैंने हटा दिया कॉपी करके। ये मेरे बन गए मॉडरेट। इस महीने के मेरे मतलब मान लो मैं 1 तारीख को कर रहा हूं, तो 1 तारीख के मेरे न्यूज़लेटर का मॉडरेट लिस्ट तैयार हो गया। मैंने उठाया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ये मॉडरेट लिस्ट आप देख लीजिए। अब मान लो आप इसमें से नहीं बेचते हो, जो फंड, जो एमसी नहीं बेचते हो, तो या तो फिल्टर में ही उसको पहले से हटा दो, बट आपके लिए ये सिस्टम में आ गया। नाउ अब आपका सेकंड क्राइटेरिया भी आएगा। ऐसा नहीं है कि यही फंड आप लेके उठा के दे दोगे। अभी आपका फर्स्ट फिल्टर तैयार हो गया। अब आप बोलते हो मुझे सेकंड फिल्टर बनाना है। तो सेकंड फिल्टर हमने कहा भाई मेरे को जिसको पैसा बनाना है उसको मैं 12 की एसडी दे दूंगा तो रोएगा। तो मुझे 15 के ऊपर वाली एसडी देनी है उन लोगों को जो एग्रेसिव के लिए मेरे यहाँ आए मतलब आए थे कि भैया हमको मजा दो, हम मजा ही ना दे पाए। तो मैं 12 से 15 वाले लिस्ट निकालूंगा, वो लिस्ट को मैं अलग कर दूंगा। तो क्या हुआ, आप देख रहे हो फ्लेक्सी कैप में ही 2 अलग अलग कैटेगरी में आ गए। एडलवाइज आ गया फ्लेक्सी उसमें, और पराग पारिक फ्लेक्सी चला गया
मॉडरेट में, तो आपके अंडर द सेम कैटेगरी भी स्कीम बदल सकती है। तो जब आप अपना क्राइटेरिया लेड आउट करोगे, देखो 15 के ऊपर कौन कौन आए, अब 15 के ऊपर उसको 15 के ऊपर वाले में डाल दिया, जिसमें ज्यादातर आपके मिड और स्मॉल वगैरह आ रहे होंगे, तो ऑब्वियसली वो सब 15 में गिरेंगे। देखो बिजनेस साइकिल 16 दैट इज वन। क्राइटेरिया 2, जब हमने ये क्राइटेरिया फिल्टर कर दी, पहला फिल्टर क्राइटेरिया तो मैंने लिखा एसडी है, तो मैं बिना इसमें परफॉर्मेंस देखा ही नहीं, सीधे एसडी उठाया, पटक दिया। अब मैं कह रहा हूं बाय शार्प रिकमेंडेशन करूंगा, क्योंकि ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था। उन्होंने पूछा आप रिकमेंड कैसे करोगे, मैंने कहा मैं बाय शार्प करूंगा। अब अगर किसी आदमी ने रिस्क नहीं लिया है, मान लो किसी आदमी ने रिस्क नहीं लिया है और उसको 8 घंटे में दिल्ली पहुंचना था, जिसने रिस्क नहीं लिया, लेकिन रिस्क नहीं लेके भी वो 6 घंटे में पहुंच गया, तो क्या मतलब हुआ कि उसका शार्प 1 से ज्यादा है। अगर वो 8 घंटे में ही पहुंचता दिल्ली लखनऊ से, जितना एक्सपेक्टेड था उतने में ही पहुंचता, तो उसे कहते शार्प इज इक्वल टू 1। अगर हम 6 घंटे में पहुंच गए, यानी 20% पहले पहुंच गए, तो शार्प इज इक्वल टू 1.20। अगर हम 4 घंटे में पहुंच गए, यानी खतरा नहीं लिया, गाड़ी वैसे ही चलाई जैसे चलाने आपने कही थी, लेकिन सीधा चलाया, आराम से चलाया और पहुंच गए जल्दी। अगर हमने गाड़ी तेज चलाई जल्दी पहुंचने के लिए, लेकिन एक्सीडेंट हो गया बीच में, जितना में पहुंचना था उससे पहले नहीं पहुंचे, 20% लेट पहुंचे, बेकार में रिस्क लिया, तो उसे कहेंगे लेस देन 1 शार्प। तो अब आपको अगर किसी कस्टमर को बोला है आपने कि सर मैं आपको बिना खतरे के पहुंचाऊंगा, चिंता मत करें, 12 से नीचे की एसडी ली है, आप मॉडरेट कस्टमर हो, निश्चिंत रहो, मैं जो फंड दूंगा ना सब अच्छे फंड दूंगा। अब वो बोलेगा फंड तो दोगे अच्छे बेटा, लेकिन तुम हमको ऐसा झूले में ना बैठा दो कि साला रिटर्न ही ना आए। तो बोला नहीं सर, मैं 1 के ऊपर शार्प दूंगा। तो मैंने यहां लिख दिया मॉडरेट वालों का, यानी रिकमेंडेशन में आया मॉडरेट वालों का शार्प ग्रेटर देन 1 तो मस्ट है। एग्रेसिव वालों का, अगर किसी ने एग्रेसिव मेरे साथ अप्रोच लिया है, तो ग्रेटर देन 1.25 मेरे को मस्ट है, वरना आप काहे का रिस्क ले रहे हैं बे साला। अगर 20% भी नहीं हम ज्यादा दे पाएंगे खतरे के निशान के ऊपर, तो क्या मतलब है। और वेरी एग्रेसिव में हम कह रहे हैं कि हम देंगे 1.30। जनरली हम लोग 1.30 लगते हैं, आपकी मर्जी, आप 1.4 लिखो, 1.5। तो ये रिकमेंडेशन 1 लास्ट है। बाय सॉर्टिनो, इसमें हम कह रहे हैं मॉडरेट वालों को हम देते हैं। हाँ, सॉर्टिनो क्या होता है, जो भी ग्रुप पे लोग जानते हो ठीक है, जो नहीं जानते उनके लिए सॉर्टिनो ये है कि मैं गाड़ी में जा रहा हूं, मेरी गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाती है, लेकिन एयर बैग लगा हुआ है, तो मैं मरा नहीं। तो जब नहीं मरा तो सॉर्टिनो बताता है कि भाई इसमें एक्सीडेंट जब हुआ तो कितना प्रोबेबिलिटी है कि ये बचेगा। तो 2 मतलब अगर 2 है तो इसका मतलब एक्सीडेंट होगा जरूर, खतरनाक है, लेकिन जब भी एक्सीडेंट होगा ये बचा लेगा, इसके पास एयर बैग है। अब एग्रेसिव वाला कहता है कि भाई साहब इसका सॉर्टिनो जो है इस 2.5 से ज्यादा है, इसका मतलब जब भी एक्सीडेंट हुआ एयर बैग खुला, बट 50% टाइम आदमी बच गया। और वेरी एग्रेसिव 3, एक्सीडेंट हुआ, एयर बैग खुला, 100% टाइम बच गया। तो ग्रेटर देन 3 मतलब आइए सर खेलिए खुल के, मरने के कोई चांस नहीं है। नाउ किसके लिए काम देता है सॉर्टिनो, जब हम वी यूज सॉर्टिनो ओनली फॉर वेरी एग्रेसिव, क्योंकि वो बेचारा खतरा ले रहा है, उसको मुझे बताना जरूरी है कि मैं कितने एयर बैग लगा रहा हूं तेरे सिस्टम में। मैं टेक्निकल फॉर्मूले पे नहीं जा रहा हूं दोस्तों, जिनको पता नहीं है कि सॉर्टिनो और शार्प कैसे कैलकुलेट होता है तो प्लीज गूगल कर लीजिएगा। ये स्टैंडर्ड एविएशन के डिनोमिनेशन में यूज करके कैलकुलेट होता है, यानी प्रत्येक रिस्क के बदले में कितना रिवार्ड आ रहा है उसको कहते हैं शार्प और सॉर्टिनो। शार्प यूज करता है अच्छा वाला एसडी, मतलब एवरेज एसडी, यानी ऊपर नीचे होने के बाद अगर किसी का एसडी 12 है, तो ये 12 का मतलब नहीं है कि लगातार 12 का वोलेटिलिटी था, ये कह रहा है कभी ये 40 गया होगा, कभी -40, कभी 10, एवरेज आ रहा है, ये एवरेज है 1 साल का 12।
यानी साल भर में 3 बार अगर ये एक्ट कर गया तो 48% का रिटर्न आएगा, 3 बार नेगेटिव एक्ट कर गया तो 48% पी जाएगा। तो ये एसडी जो है वन टाइम एसडी है, लेकिन एवरेज है। शार्प इसका इस्तेमाल करता है, लेकिन सॉर्टिनो क्या करता है, वो कहता है मुझे खाली खराब एसडी दो। ये जो तुमने एसडी लिखा है ना 12 में से जितने बुरे वाले हैं मुझे वो बताओ। तो उस फॉर्मूला को लगा के फंड मैनेजर को टेस्ट करता है कि साले अगर तेरी जिंदगी में सिर्फ मुसीबत ही मुसीबत आती तो तुम बचा पाते कि नहीं बचा पाते। तो ये फॉर्मूला बहुत तगड़ा है। एमफी और सेबी दोनों फैक्ट शीट पे भी कंपल्सरीली कहती है, इन्वेस्टर एजुकेशन में भी कहती है, आप शार्प ना देख के सॉर्टिनो देखिए। हम लोग दोनों देखते हैं। तो मैं आपको अपना एक्सेल दिखाता हूं कि मैं अगला कदम क्या करता। तो मैं मॉडरेट का चुन रहा था, एसडी से चुन लिया। अब मुझे फिल्टर लगाना है इसमें बेस्ट फंड जो मैं अपने कस्टमर को देने जा रहा हूं। तो मैं सॉर्टिनो पहले लगाऊंगा, शार्प पहले लगाऊंगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, क्योंकि ये तो मुझे पता लग गया ये सारे मॉडरेट हैं। तो अब इस मॉडरेट में जिसका शार्प अच्छा होगा मुझे वो चाहिए। तो मुझे 1.5 वाले शार्प मिल रहे हैं। तो भैया मेरा टॉप फंड आज के दिन में आ गया एचडीएफसी फोकस्ड। तो मुझे एचडीएफसी फोकस, पराग पारिक, कोई मैंने नाम वाम नहीं देखा, कोई रिटर्न पिटर्न चार्ट नहीं देखी, ना कस्टमर को दिखाया। कस्टमर को भी देखिए रिटर्न बेसिस पे फिल्टर नहीं हो रहा। यही आपसे रेगुलेटर कहता है कि रिटर्न शुड नॉट बी द क्राइटेरिया टू चूज योर स्कीम। आप अपने एसओपी पे लिखिए कि मेरा क्राइटेरिया रिस्क है, रिटर्न है ही नहीं। मैं तो रिस्क का रिवार्ड से मैच करके आपको बताने वाला हूं साहब। तो क्या होगा, कस्टमर कभी पास्ट रिटर्न देख के फंड नहीं चुनेगा और आपका डीडीक्यू हो गया कंप्लीट। अब आप इसमें से जो फिल्टर लगाना चाहो कि मैं एएमसी नहीं बेचता हूं, वो आपकी मर्जी। आप अपना फिल्टर हटा दो, निकाल दो, उनको डाल दो जिनको आप डालना चाहते हो। नाउ अब यहाँ पे आप सॉर्टिनो लगाओ। अब मुझे मिल गया ये फाइनल लिस्ट। तो मैं क्या करूंगा, इसका कॉपी करूंगा, इसमें से 10 टॉप लिस्ट बाहर कर दूंगा और लिखूंगा मॉडरेट टॉप 10। ये मेरे इस महीने का मॉडरेट टॉप 10। ये मैं अपनी टीम को पकड़ा दूंगा और टीम को बोलूंगा भाई तुमको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, तुम रिस्क प्रोफाइल करोगे, ये वाला तेरा टॉप 10 मैंने लिख दिया। कस्टमर बोलता है टॉप 10 से और ज्यादा चाहिए तो कॉपी कर लेना यहाँ से। इसका मैं न्यूज़लेटर छाप देता हूँ, एक मंथली न्यूज़लेटर बना देता हूँ जिसका नाम रखता हूँ फंड फैक्ट, और ये मैं टॉप 10 अपने टेबल पे चिपका देता हूँ हर किसी के आरएम के पास। अब जब वो टॉप 10 आ गया, अब उसमें से मुझे फाइनल छांटना है सॉर्टिनो टॉप 10 में। यानी अगर इसमें से किसी के साथ धोखा हुआ तो कौन बचा रहा है मुझे, तो मैंने यहाँ फिर से लार्जेस्ट किया। अब मेरे पास फाइनल टॉप 10 जो आया सॉर्टिनो के हिसाब से वो ये आया। एसबीआई बैंकिंग, क्योंकि मैंने ऑल इक्विटी दिया था, मैं सेक्टर वेक्टर कुछ अलग नहीं किया था। तो अगर मैं जब मॉडरेट के लिए बना रहा था मुझे सेक्टर अलग कर देना चाहिए था और स्मॉल कैप अलग कर देना चाहिए था, बट मैंने ऑल इक्विटी से छांट दिया। तो ऑल इक्विटी से एसबीआई बैंकिंग फाइनेंशियल फॉल कर रहा है एक ऐसे कैटेगरी में जहां एक आदमी लगा सकता है, इवन मॉडरेट वाला भी लगा सकता है, क्योंकि फंड का स्ट्रक्चर ऐसा है। ये रिस्क नहीं ले रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, खतरे के निशान से हमेशा इन्होंने बचाया है, या इसका पास्ट एक्सपीरियंस और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन इंपैक्ट वैल्यू बता रहा है कि वो बचा लेगा तुम्हें, एयर बैग है इसमें। तो ये मेरे फाइनल लिस्ट में। तो यहाँ मैं आज एंड करता हूँ इस सेशन को। और तरीका आपको फिर बोल रहा हूँ, इसका कोई ट्रेनर नहीं हो सकता है कि वही आपको कहे कि ऐसा ही होना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपकी शीट 1 तारीख को बननी चाहिए। इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आपके मॉडरेट शीट, आपके वो शीट, जैसा मैंने अभी यूआरएल आपको सजेस्ट किया कमीशन का, वैसे ही इसको भी गूगल शीट पे डाल के इसका भी यूआरएल अपने वेंडर को दे दो और नीचे फुटर पे या किसी अच्छे पेज में सजा दो, लिख दो आवर मॉडरेट कस्टमर्स पोर्टफोलियोस रिकमेंडेशन फॉर द मंथ। ऐसे करके आप छापने लगो तो हो सकता है कि आपकी लोगों को भी अच्छा लगे। या फिर नहीं चाहते हो पब्लिक में डालना, छुपाना चाहते हो, सीक्रेट रखना चाहते हो, तो आप उठा के मेलर से गिरा दिया करो। हर महीने सबको कैंपेन गिरा दो, डियर सर प्लीज रीड आवर दिस मंथ्स अपडेट। हम तो मेलर ही गिराते हैं, हम पब्लिक में नहीं डालते, तो हम मेलर गिरा देते हैं। सो दैट इज व्हाट इज सपोज। तो अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ शेयरिंग। अगर आपके कोई सवाल होंगे तो आप मुझे बताना।